नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में जिन 5 खबरों पर हम बात करते हैं, सबसे पहले नजर डालेंगे उनकी हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का दिल्ली में निधन। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया दुख। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, आज से चलेगी नंदा देवी और जन शताब्दी एक्सप्रेस। पहाड़ी रूट पर शुरू होगा बसों का संचालन। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने पैदल मार्ग से किया केदारनाथ धाम का दौरा, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बच्चों के लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का शुभारंभ, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने किया शुभारंभ, निःशुल्क लगेगी वैक्सीन। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 263 नए मामले, एक्टिव केस घटकर 5000 से भी कम हुए, ब्लैक फंगस से गई 66 जानें। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश की। इंदिरा हृदयेश का बीते दिन दिल्ली में निधन हो गया। उत्तराखंड सदन में उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। इंदिरा हृदयेश दिल्ली गई थी, जहां पर उन्हें एक उच्च स्तरीय बैठक में शामिल होना था कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उत्तराखंड सदन में ही कल सुबह उनको दिल का दौरा पड़ा और हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हो गई। आपको हम बता दें कि उनके निधन से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। उत्तराखंड सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री समेत तमाम जो वरिष्ठ नेता है, राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक जताया है। आपको हम बता दें कि इंदिरा हृदयेश का राजनीतिक सफर काफी लंबा चौड़ा रहा, काफी उतार चढ़ाव भरा उनका सफर रहा। एक दिग्गज नेता के रूप में उन्हें जाना जाता था। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की वो एक मिसाल के रूप में देखी जाती थी। हल्द्वानी से वो इस वक्त विधायक थी और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थी। इससे पहले हरीश रावत की सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। उससे पहले 2007 में भी वो कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के ज़माने में वो एमएलसी हुआ करती थी और एक बड़ा कद उनका उत्तराखंड कांग्रेस में हुआ करता था। एनडी तिवारी सरकार में भी वो काफ़ी कद्दावर नेता मानी जाती थी, पावरफुल मंत्री मानी जाती थी। और इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद उनके गृह क्षेत्र हल्द्वानी समेत तमाम उत्तराखंड में शोक की लहर है। कई लोग उनके निधन पर शोक जता रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि इंदिरा हृदयेश के निधन पर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा चेहरा उत्तराखंड में अपना खो दिया है। आने वाले समय में चुनाव भी है, ऐसे में एक बड़ा चेहरा कांग्रेस ने खोया है, जिसका दुख कांग्रेस को जरूर होगा। इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गृह क्षेत्र हल्द्वानी पहुंचा तो वहां पर भारी संख्या में लोग जुट गए उनके अंतिम दर्शन के लिए। उनके अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी हल्द्वानी पहुंचे हैं। अब इसके बाद इंदिरा हृदयेश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन बहरहाल उत्तराखंड कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा झटका है और उत्तराखंड की राजनीति के लिए भी ये एक बड़ा झटका है। इंदिरा हृदयेश जैसे कद की नेता का जाना एक बहुत दुखद की बात भी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो यात्री थे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेन हो, बसेस हो, सब कुछ बंद था, लेकिन अब यात्रियों के लिए एक राहत की खबर है, एक अच्छी खबर है। आपको हम बता दें कि देहरादून और दिल्ली के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस और दून कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस का संचालन आज से यानी कि सोमवार से शुरू हो जाएगा। रेलवे में दोनों ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और कोरोना काल के दौरान, कोरोना संकट के दौरान, क्योंकि कोरोना के केस काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, कोविड कर्फ्यू को लागू किया गया था और उसी के चलते ये ट्रेनें एक महीने से रद्द थी। लेकिन अब जैसे क्योंकि कोरोना के केस कम हुए, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उसके बाद अब इन दोनों ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो चुका है। देहरादून के स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि नंदा देवी एक्सप्रेस देहरादून से सोमवार को और कोटा से मंगलवार को चलेगी। इसके अलावा जन शताब्दी एक्सप्रेस देहरादून से सोमवार को और दिल्ली से मंगलवार को चलेगी। ये तो रही ट्रेनों की बात। ये दो एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो रही हैं, जिससे कि यात्रियों को जरूर सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा उत्तराखंड के पहाड़ी रूट पर चलने वाली बसेस भी अब शुरू हो जाएंगी। देहरादून के परेड ग्राउंड से चलने वाली विश्वनाथ जो सर्विस की बसेस हैं वो भी सोमवार से शुरू हो जाएंगी। ये बताया गया कि पहले दिन 1-2 सेवाएं शुरू की जाएंगी और इसके बाद यात्रियों को देखते हुए अन्य जगहों के लिए भी जो विश्वनाथ की सर्विसेज चलती हैं, पहाड़ी रूट पर चलती हैं, उनको शुरू किया जाएगा। यानी कि धीरे धीरे अब जो अनलॉक की प्रक्रिया वो शुरू हो रही है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ेगा। तो उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ धाम का दौरा किया। केदारनाथ धाम का दौरा उन्होंने पैदल मार्ग के जरिए किया
और पैदल मार्ग के दौरान जो पुलिस चौकियां हैं उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया, वहां पर रजिस्टर आदि की जांच की गई। इसके अलावा दिलीप जावलकर ने निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी गंभीरता से किया जाए, इसमें कोई भी कोताही न बरती जाए, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड की चारधाम यात्रा संचालित नहीं हो रही है, लेकिन वहां पर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जाए, किसी को वहां पर आने न दिया जाए जब तक सरकार कोई निर्देश नहीं दे देती है। तो इन तमाम चीज़ों का पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने वहां पर निरीक्षण किया। मंदिर परिसर में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सुनिश्चित करने के लिए जो देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, तो देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया और कोविड SOP का पालन करवाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। इसके अलावा SDM ऊखीमठ जितेंद्र वर्मा से केदारनाथ धाम से संबंधित सभी सूचनाएं उन्होंने उपलब्ध करवाने को कहा है। पर्यटन सचिव ने केदारनाथ धाम में पैदल जाकर वहां के पुरोहितों से भी बातचीत की और ये भी उन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन चल रही थी, उसको देखते हुए यहाँ पर सावधानी बरती जाए और पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि तीर्थ पुरोहित और क्षेत्रवासी जो आसपास के लोग हैं उनके स्वास्थ्य की प्राथमिकता सर्वोत्तम सबसे पहले रहेगी कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसके अलावा जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी, जिस भी तरीके से जब यात्रा को शुरू करना होगा तो तब यात्रा को शुरू किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त चारधाम देवस्थानम का विरोध भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। कई जो तीर्थ पुरोहित हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने केदारनाथ धाम का पैदल मार्ग के जरिए दौरा किया और वहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में एक और टीकाकरण अभियान की, जिसको कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शुरू किया है। दरअसल बच्चों में न्यूमोकोकल निमोनिया और दिमागी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उससे बच्चों को बचाने के लिए उत्तराखंड सरकार फ्री में न्यूमोकोकल टीकाकरण चला रही है। इस अभियान को शुरू कर दिया गया है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा। रविवार को देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया है और ये टीका 5 राज्यों में लगाया जा रहा है। इसे उत्तराखंड के अलावा 5 राज्यों में लगाया जा रहा है। उत्तराखंड भी अब इसमें शामिल हो चुका है, जो कि टीकाकरण बच्चों को किया जा रहा है। आपको बता दें कि PCV के नाम से ये टीका प्रचलित है और इसकी पहली डोज 1.5 महीने में, दूसरी 3.5 महीने में और तीसरी बूस्टर डोज 9 महीने की उम्र में बच्चों को दी जाती है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया है और इसी के साथ ही बच्चों के लिए न्यूमोकोकल और न्यूमोनिया और दिमागी इन्फेक्शन जो होता है उससे बचाने के लिए टीकाकरण अभियान को शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड भी इस लिस्ट में अब शामिल हो चुका है और ये टीका बच्चों को 3 डोज में लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ कर दिया है। एक बच्चे का जब टीका लगा तो मुख्यमंत्री ने उसे झुनझुना भी भेंट किया और इसके अलावा भी लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाएगा, ऐसी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। चलिए तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति नियंत्रित स्थिति में अब नजर आती है। पिछले 24 घंटों में भी उत्तराखंड में कोरोना के मात्र 263 मामले सामने आए हैं और इसके अलावा उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो एक्टिव केस घट करके अब काफी कम हो चुके हैं। ये संख्या 5000 से नीचे पहुंच चुकी है। 4529 एक्टिव केस उत्तराखंड में हैं। पिछले 24 घंटों में ठीक होने वालों की संख्या भी 733 है। इसके अलावा रिकवरी परसेंटेज 94.89% हो चुका है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 6.56% हो चुका है। अभी तक कुल मौतें उत्तराखंड में 6935 हुई हैं। जिले वाइज बात करें तो जिलों में भी स्थिति नियंत्रण में आती हुई नजर आ रही है। देहरादून में भी पिछले 24 घंटों में मात्र 67 मामले ही सामने आए हैं और जो नेगेटिव पिछले 24 घंटों में मामले आए हैं उनकी संख्या 31,000 के पार है, यानी करीब 32,000 सैंपल की जांच में 31,000 से ज़्यादा सैंपल नेगेटिव आए हैं और 263 जो सैंपल हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जो कि एक राहत की बात है। इसीलिए अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो अगली SOP उत्तराखंड में जारी की जाएगी उसमें कुछ और छूट भी उत्तराखंड को दी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा बात करेंगे ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस के 390 केस उत्तराखंड में अभी तक कुल दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 66 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 39 लोग ठीक होकर के घर लौटे हैं। तो ब्लैक फंगस से होने वाली मौतें भी अपनी जगह पर चिंता का विषय बनी हुई हैं। ये थी उत्तराखंड की अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप देख सकते हैं कमेंट करके। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।